Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar and in this series we are discussing the science of class 10th. In the previous video we have already discussed about the working of heart. We have discussed that our body needs a pumping system which will pump the blood from one part to all the other parts of the body, and that pumping system is heart. The heart is divided into four chambers. Why it is divided into four chambers? So that oxygenated blood does not mix with the deoxygenated blood and its efficiency will not be reduced. इन सभी चीज़ों के साथ हमने हार्ट की पूरी प्रोसेस को डिस्कस किया था. अब हमारे बॉडी के इस पंप को डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है. तो ऑक्सीजन एंटर्स अवर बॉडी थ्रू अवर लंग्स. रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि एल्वियोली जो है वो गैसेस का एक्सचेंज करती हैं. गैसेस का एक्सचेंज करने के बाद लंग्स के पास ऑक्सीजन आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू आउट कर दिया जाता है. अब ये जो पल्मोनरी वीन्स हैं ये क्या काम करती हैं? ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठा के ऐसे हार्ट के पास ले जाती हैं. कौन? पल्मोनरी वीन्स. यहाँ से वर्क शुरू होता है ऑर्टा का. ऑर्टा मीन्स आर्टरी. आर्टरी क्या करती है? यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती है और उसे पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र कर देती है. दो काम हार्ट के यहाँ पर कंप्लीट हो गए. तीसरा काम यहाँ पर आता है वीन्स का. वीन्स पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है या फिर वो ब्लड जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है उसको उठा के ऐसे हार्ट के पास ले आते हैं. हार्ट क्या करता है? हार्ट उस ब्लड को पंप कर देता है लंग्स के पास और हार्ट से लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ले जाने का काम कौन करता है? पल्मोनरी आर्टरीज. तो ये चार फंक्शंस यहाँ पर हमारा हार्ट मेन परफॉर्म करता है. सबसे पहला फंक्शन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट के पास लेकर आना, जो काम कौन करेगा? पल्मोनरी वीन्स. फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी तक लेकर जाना, जो काम कौन करेगा? आर्टरीज. उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को पूरी बॉडी से हार्ट के पास ले जाना, ये काम कौन करेगा? ये काम करेंगे हमारी वीन्स. और उसके बाद उसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स के पास लेकर जाना ताकि वो एल्वियोली के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाली जा सकें, ये काम करेंगे हमारी पल्मोनरी आर्टरीज. ह्यूमन बीइंग जो है, मैमल्स जो हैं या फिर जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में ये दोनों काम जो हैं वो एक साथ हो सकते हैं. ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो भी वो एक साइड में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो दूसरे साइड में. अब कुछ एम्फीबियंस क्या होते हैं? दोज एनिमल्स विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर. वो जो एम्फीबियंस हैं वो एम्फीबियंस को इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. इसीलिए एम्फीबियंस जो हैं उनका हार्ट 4 चैम्बर्ड नहीं होता, उनका हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है. क्यों? क्योंकि वो कुछ मिक्सिंग जो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अलाउ कर सकते हैं, उनकी बॉडी को उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. इससे भी आगे जाकर बात करें तो जो फिशेज़ हैं, फिशेज़ का जो हार्ट है वो सिर्फ 2 चैम्बर्ड होता है. उनके हार्ट में ब्लड पंप होता है. कहाँ से? हार्ट से ब्लड पंप हो जाता है गिल्स में. गिल्स पर जाने के बाद क्या होता है? वहाँ उसको ऑक्सीजनेट किया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है और वहीं से डायरेक्टली पास कर दिया जाता है पूरी बॉडी के पास. तो पूरी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो सिर्फ एक बार होता है, एक साइकिल में. लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हैं,
जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, या बर्ड्स जो हैं जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट्स है, वहाँ पर एक साइकिल में ब्लड का फ्लो 2 बार होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी हार्ट से बॉडी के पास जा रहा है और एट द सेम टाइम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट के पास आ रहा है। इसीलिए हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। वाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन? बिकॉज एट द सेम टाइम double flow of blood takes place. Oxygenated blood goes from heart to body. At the same time, deoxygenated blood goes from body to heart. So our circulation system is known as double circulation system. Clear? अब अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, एक कॉमन वर्ड है जो हम सुनते हैं, ये ब्लड प्रेशर क्या होता है? हम जानते हैं कि अगर ये हमारा हार्ट है तो हार्ट से अगर हमें बॉडी में ब्लड लेकर जाना है तो वो आर्टरीज़ के थ्रू जाएगा, और जब बॉडी हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में भेजती है तो उसको पंप करती है बहुत ज़ोर से। ऐसा क्यों करती है? ताकि वो लास्ट जो हमारा बॉडी का पार्ट है वहाँ तक भी पहुँच सके। इसीलिए जो ब्लड आर्टरीज़ में फ़्लो करता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वेयर एज ऐसा जो ब्लड है जो हमारी पूरी बॉडी से कलेक्ट करके फिर हार्ट के पास ले जा रही है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर अगर नॉर्मल प्रेशर के साथ भी ब्लड जाएगा तो भी वो हार्ट के पास ही पहुँचेगा थ्रू वीन्स। तो ये ज़्यादा प्रेशर और कम प्रेशर मेंटेन कैसे होता है? तो हमारा हार्ट जो है वो लगातार या कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें और लगातार उसमें रिलैक्सेशन होती है। तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगी और फिर रिलैक्सेशन होगी तो इसकी वजह से जो पंपिंग प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाती है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको बोला जाता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो रिलैक्सेशन होती है उसको बोला जाता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उस टाइम पे जो हार्ट है वो ब्लड को बहुत ज़ोर से पंप करता है ताकि वो पूरी बॉडी तक जा सके। तो उस टाइम पर हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होता है, और जब वो हार्ट रिलैक्स मोड में आता है तो उस टाइम पर हमारे ब्लड का जो प्रेशर है वो 120 होता है। इसलिए ऐसा आपने सुना भी होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल 120/80 होता है। तो 120 सिस्टोलिक है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और 80 जो है वो डायस्टोलिक है जब हमारा हार्ट रिलैक्स मोड में है। अब आपने एक मशीन भी देखी होगी जिससे हम बीपी या ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। उस मशीन का जो नाम होता है वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। यू हैव टू लर्न इट वेरी केयरफुली। Sphygmomanometer is the instrument through which we can measure the blood pressure. ब्लड प्रेशर होता किस वजह से है? हाई टेंशन की वजह से। अगर हमारी बॉडी में कहीं पर ब्लड को ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, वो ज़्यादा रुक रहा है उस टाइम पे, इसकी वजह से क्या हो सकता है? तो इसकी वजह से हमारी आर्टरी जो है वो कोलैप्स हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अब हमने ये देखा कि हमारे अंदर एक बड़ा अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें डबल सर्कुलेशन होता है। एट द सेम टाइम ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड बोथ द ब्लड्स फ्लो, सो आवर सर्कुलेशन सिस्टम इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन सिस्टम। लेकिन अगर हमें इस ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को रोकना है तो उसकी मिक्सिंग को रोकने के लिए हमें इस ब्लड को अलग अलग ट्यूब्स में से चलाना पड़ेगा। अभी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि आर्टरीज़ जो होती हैं उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ब्लड जो है वो अंडर हाई प्रेशर फ्लो करता है, इसलिए आर्टरीज़ की जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं ताकि हाई प्रेशर की वजह से वो फट ना जाएं, वो ख़राब ना हो जाएं। इसी की जगह जो वीन्स हैं वो जो ब्लड कलेक्ट करती हैं बॉडी में से और उसको वापस हार्ट के पास लेकर आती हैं, तो उसको ज़्यादा थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर से नहीं चलती। इसी के साथ एक और बात भी सामने आती है कि जब वो किसी ऑर्गन के पास पहुंचते हैं तो क्या होता है
कि जैसे हमारा ब्लड जो है मान लो हैंड के पास पहुंचा, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद हमारी जो ट्यूब्स हैं, जो आर्टरी हैं, वो ऐसे छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं ताकि वो बॉडी के छोटे से छोटे पार्ट तक पहुंच सकें। ऐसा होने के बाद एक आगे डिवाइड होते 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 एक इतनी थिन ट्यूब आती है, एक इतनी थिन वेसल आती है जिसकी वॉल्स जो होती हैं वो उतनी ही थिक होती हैं जितना थिक एक सेल होता है। तो ऐसी जो वेसल्स हैं, ऐसी जो ट्यूब्स हैं, उनको कहा जाता है कैपिलरीज। अब कैपिलरीज जो है वो ऊपर स्किन तक आ जाती हैं, इसीलिए ब्लड और हमारी जो आसपास की सराउंडिंग्स है उसके बीच में जो भी मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है, बिकॉज कैपिलरीज हैव थिनेस्ट वॉल्स। और ये जो कैपिलरीज होती हैं ये वीन्स को ब्लड कन्वे करती हैं ऑर्गन से और टिश्यू से। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि अगर हमें चोट लग जाए और चोट लगने के बाद ये हमारी आर्टरीज और जो वीन्स हैं इनमें से ब्लड लीक होने लगे तो क्या होगा। ऐसे केस में हमारा अगर लॉस ऑफ ब्लड होता है तो इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है उसमें लॉस आएगा, हमारी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। कौन सी एफिशिएंसी? ब्लड को पंप करने की हार्ट से पूरी बॉडी में। इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से लड़ने के लिए हमारे ब्लड का एक पार्ट है जिसको कहा जाता है प्लेटलेट सेल्स। ब्लड के 3 पार्ट होते हैं, हमने सुने भी होंगे, एक आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक प्लेटलेट्स होता है। तो ये जो प्लेटलेट सेल्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये पूरी बॉडी में घूमते हैं और जहाँ पर भी इनको लीक या इंजरी मिलती है वहाँ पर ये क्लॉट करके उस ब्लड के लॉस को रोक देते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वेसल्स है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ह्यूमन में, जो लास्ट पार्ट है वो है लिम्फ। क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी आर्टरीज़ हैं, किसी भी ऑर्गन्स के पास जाके ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं जिनको हम कहते हैं कैपिलरीज। अब ऑक्सीजन को ब्लड में कौन लेकर चलता है, तो हम जानते हैं आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन को कैरी करती हैं और हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड को, ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो मेनली हमारी बॉडी में जो ब्लड का वो पार्ट जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक लेकर जाता है वो आरबीसी है। अब होता क्या है, जब ब्लड बहुत हाई प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा होता है तो इन कैपिलरीज में पहुंचने के बाद कुछ ब्लड लीक हो जाता है, इन कैपिलरीज से बाहर लीक हो जाता है। अब ये लीक ब्लड कहाँ जाता है? क्या ये हमारी बॉडी में घूमता रहता है? क्या ये कहीं और सर्कुलेट हो जाता है? क्या ये ख़त्म हो जाता है? नहीं, ये जो यहाँ पर इकट्ठा होता है इसको हम कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं? लिम्फ। अभी लिम्फ को अगर हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो लिम्फ क्या है, हमारे ब्लड का प्लाज्मा है लेकिन जिसमें थोड़ा कम प्रोटीन है, वो लिम्फ है। अब क्या होता है, लिम्फ कैसा होता है, एक तो लिम्फ कलरलेस होता है, दूसरा इसमें बहुत कम प्रोटीन होता है। अब यहाँ पर जैसे हमने कैपिलरीज की बात करी, कैपिलरीज में से ये जो फ्लूइड लीक हो गया इसको हम कहते हैं लिम्फ। अब इस फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, ये जो मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या करती हैं, इस लिम्फ को कलेक्ट करती हैं, इस फ्लूइड को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट करने के बाद इसको किसके पास भेज देती हैं, इसको वीन्स के पास भेज देती हैं। वीन्स से दोबारा हमारे हार्ट के पास ले जाती हैं और हार्ट से ये ब्लड या ये फिर फ्लूइड जो है वो दोबारा हमारी बॉडी में फ़्लो करने लगता है, जिससे हमारी बॉडी का जो प्रेशर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता
और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत आसानी से चलती रहती हैं। अब जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है, तो ऐसी ही एक ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होती है, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पर होता है, कहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। हमने पहले भी डिस्कस की थी ये बात कि प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का यूज़ करने के बाद उनके अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो लीव्स में पाया जाता है। लीव्स के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट में होता है, और उसका यूज़ करके जो प्लांट्स हैं वो अपनी एनर्जी बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। लेकिन ऐसे अगर कुछ प्लांट्स हैं जो सॉइल के बिल्कुल पास हैं और उनके पास बहुत अच्छा सोर्स है नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, मिनरल्स का जो उन्हें चाहिए, तो प्लांट्स क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब कहाँ से करते हैं, तो एब्जॉर्ब वो उसको रूट से करते हैं। कहाँ से करते हैं एब्जॉर्ब उसको? रूट से। क्योंकि सॉइल का कौन सा पार्ट, सॉइल के साथ प्लांट का कौन सा पार्ट कनेक्टेड होता है, तो पूरा जो ट्री है वो सॉइल के साथ कनेक्टेड नहीं होता। मेनली जो रूट्स हैं दैट आर कनेक्टेड विद द सॉइल, तो वहाँ से इजीली जो भी रॉ मटेरियल है वो प्लांट को मिल जाता है। कैसे मिलता है? डिफ्यूज़न से। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन की जो मात्रा है, नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो कम है, ज़्यादा है, और ऊपर कम है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ फ्लो हो जाएगा। ऐसे फ्लो होता होता वो प्लांट के हर एक पार्ट को मिल जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। लेकिन अगर प्लांट्स जो हैं वो बहुत लार्ज हैं, 100 फुट के भी प्लांट्स होते हैं, तो उस केस में ये जो ट्रांसपोर्ट है वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू नहीं हो सकता। वहाँ पर हमें ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए। इसीलिए ऐसी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है। इसी तरीके से जो एनर्जी की नीड्स है, प्लांट के अंदर जो एनर्जी की नीड्स है वो अलग अलग होती हैं उनकी बॉडी के डिज़ाइन के हिसाब से। ऐसे जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स मूव नहीं करते, प्लांट्स की जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे डेड टिश्यू होते हैं ताकि वो अपने वेस्ट को वहाँ पर निकाल सकें। इसीलिए प्लांट्स की जो एनर्जी नीड है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, देयर एनर्जी नीड इज़ लो। तो अगर उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थोड़ा सा स्लो भी होगा तो भी काम चलेगा। इंसान के अंदर ऐसा नहीं है, ह्यूमन बीइंग को एक फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, बट इन प्लांट्स इफ़ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज स्लो तो भी वो चल जाएगा क्योंकि उनकी हाई एनर्जी नीड्स नहीं होती। ये किस पे डिपेंड करता है, ये बात किस पे डिपेंड करती है कि कितना स्लो हो सकता है, तो ये उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है जहाँ तक हमें किसी भी चीज़ को ले जाना है। जैसे नीचे से नाइट्रोजन को उठा के हमें 100 फुट पर ले जाना है कि 200 फुट पर, इस बात पर डिपेंड करेगा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कितना स्लो या कितना फास्ट होना चाहिए। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत लार्ज होते हैं, 100 200 फुट के होते हैं, तो उनके अंदर एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो नेसेसरी होता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या काम करता है, ये एनर्जी को उठाता है। कहाँ से उठाता है? लीव्स से, क्योंकि एनर्जी लीव्स में ही बनती है। और रॉ मटेरियल को उठाता है कहाँ से? रूट से, क्योंकि रॉ मटेरियल हम जानते हैं हमें सॉइल से मिलता है। रॉ मटेरियल मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारी चीज़ें हमें सॉइल से मिलती हैं। वाटर हमें सॉइल से मिलता है मैक्सिमम, तो वहाँ से ये इसको उठाता है। तो ये दो काम करता है, एक एनर्जी उठाता है लीव से और रॉ मटेरियल उठाता है रूट से। अब इसने इन दोनों को अपनी अपनी जगह पर पहुंचाने के लिए अलग अलग ट्यूब्स बना रखी है, अलग अलग रास्ते बना रखे हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं टकराते। इनमें से जो पहला रास्ता है वो है जाइलम। ये जाइलम रूट्स में से वाटर उठाता है और मिनरल्स उठाता है
और पूरे प्लांट को पहुंचा देता है। इस रास्ते का दूसरा नाम है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, वो फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोडक्ट है, जो एनर्जी बनी है, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, वो उठाता है और प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचा देता है। तो इस टाइप का एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स में वर्क करता है। वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, और बाकी जो एनर्जी है उसका ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम। अब जाइलम को अगर हम देखेंगे ये कैसे काम करता है, तो ये हमारा ट्री है, यहाँ पे ट्री की क्या है, रूट्स हैं, और यहाँ पे हमारी जाइलम की ट्यूब है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि नीचे यहाँ पर वाटर होता है, और वाटर में क्या होते हैं, हमारे आयंस। तो रूट्स जो हैं वो आयंस को एब्जॉर्ब करती हैं। आयंस को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक रीजन क्रिएट होता है जिसमें आयंस ज़्यादा हैं, और यहाँ पर एक रीजन क्रिएट होता है जिसमें आयंस की जो क्वांटिटी है वो कम है। तो आयंस फ्लो करते हैं हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। अब यहाँ पर आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो हाई हो गई है, और यहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो लो हो गई है। अब क्या होगा, ये आयंस यहाँ से ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे। तो इस तरीके से जो भी मिनरल्स हैं, जो भी आयंस हैं, वो नीचे से फ्लो करते हैं ऊपर तक। इसी के साथ साथ जो प्लांट्स हैं वो एक और मेथड को एडॉप्ट करते हैं ट्रांसपीरेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। किसके ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। वो मेथड है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि वाटर जो है, जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, प्लांट की लीव्स पर। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्लांट की लीव्स पर। यहाँ लीव्स पर जो वाटर प्रेजेंट है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर्स में कन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पर एक संक्शन, एक खालीपन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से नीचे का वाटर, नीचे हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होती है, ऊपर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होती है, और वाटर जो है वो नीचे से ऊपर फ्लो करता है। तो हमने देखा क्या हो रहा है, यहाँ पर लीव्स में जो वाटर प्रेजेंट है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हुआ। उस स्पेस में नीचे से वाटर ऊपर आएगा। ये इसी तरीके का काम है जिस तरीके का काम हमारी मोटर करती है टैंक में पानी चढ़ाने के लिए। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में वाटर का लॉस होता है एनवायरनमेंट में, इस लॉस होने को किसके लॉस को, वाटर के लॉस को, किस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, इसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। तो अगर हम देखें कि जाइलम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वाटर का और मिनरल्स का, वो किस तरीके से हो रहा है, तो हमें पता चलेगा कि वो दो प्रोसेसेस से हो रहा है। पहला डिफ्यूज़न से, कि आयन की कंसंट्रेशन एक जगह पर अलग होती है, दूसरी जगह पर अलग होती है, तो उसकी वजह से आयंस जो हैं वो नीचे से ऊपर फ्लो करते हैं। दूसरा ट्रांसपीरेशन की वजह से, जिस प्रोसेस में लीव्स पे जो वाटर प्रेजेंट है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद वहाँ एक संक्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वाटर फ्रॉम बॉटम टू अप फ्लो करता है। अब जिस तरीके से जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर और मिनरल्स का, उसी तरीके से फूड और दूसरे जो सब्सटेंस हैं उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, और वो ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू फ्लोएम। फूड का और बाकी फोटोसिंथेसिस का जो भी मटेरियल बना, उसका जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो फ्लोएम के थ्रू होता है। और ये जितना भी मटेरियल बन रहा है ये सारा सॉल्यूबल होता है। तो सॉल्यूबल होने की वजह से इसको हम पूरी
प्लांट की बॉडी में कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसी के ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। जैसे लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, ये है ट्रांसपिरेशन, वैसे ही ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये है ट्रांसलोकेशन। ये कहाँ पर होता है? तो अलग अलग जो टिश्यू हैं प्लांट के, वेस्कुलर टिश्यू, उनमें होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लोएम। अब ये जो फ्लोएम है, ये सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स नहीं ले जाता, ये इसके साथ साथ अमीनो एसिड जो है और दूसरे जो सब्सटेंस हैं जो प्लांट को उसकी ग्रोथ के लिए चाहिए, उनको भी ट्रांसफ़र करता है, और स्पेशली इन सब्सटेंसेस को वहाँ डिलीवर करता है जहाँ इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि रूट्स में, फ्रूट्स में और सीड्स में, और ग्रोइंग ऑर्गन्स में, जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। अब ये जाइलम में जितना आसानी से वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाता था, उतनी आसानी से फ्लोएम में ये ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि ये दोनों डायरेक्शन में होती है, सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती, अपवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी। अगर कोई चीज़ नीचे से ऊपर चाहिए तो वहाँ भी जाएगी, और ऊपर से नीचे चाहिए तो वहाँ भी जाएगी। जैसे फ्रूट्स जो हैं, सीड्स जो हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? एट द एंड ऑफ द ट्यूब, बिल्कुल लास्ट में ऊपर की तरफ, तो वहाँ पर भी ट्रांसलोकेशन होगा। और नीचे जहाँ पर लीव्स हैं, जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ पर भी ट्रांसलोकेशन होगा। लेकिन ये होगा कैसे? तो सिंपल जाइलम में जैसे डिफ्यूजन की प्रोसेस से ट्रांसलोकेशन हो जाता था, ट्रांसपोर्ट हो जाता था, ट्रांसलोकेशन में ऐसा नहीं होता। ट्रांसलोकेशन में फ्लोएम क्या करता है? एनर्जी का यूज़ करता है। एनर्जी का यूज़ कैसे करता है? वो एक मटेरियल होता है प्लांट के अंदर जिसको बोला जाता है सुक्रोज। ये सुक्रोज को फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफ़र कर देता है। मान लीजिए ये फ्लोएम टिश्यू है, ये इसमें किसको ट्रांसफ़र कर देगा? सुक्रोज को। सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट करने की वजह से क्या होता है? इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, वाटर का प्रेशर बढ़ जाता है, और वाटर का प्रेशर बढ़ने की वजह से यही उस सॉल्यूबल फूड को आगे ट्रांसलोकेट करने में, आगे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर? तो ये जो दो मेन प्रोसेसेस हैं, ये हमने देखी जो कि प्लांट के अंदर हो रही हैं। नंबर 1, द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स which is executed through xylem, and another is the transport of photosynthesis products, amino acids and other products which are useful for growing organs of the plant, which is known as phloem. So you have to read all these topics very carefully, because xylem and phloem and transport system of animal and plants both are very important for us. In the next video we will discuss about excretion system, that how human beings or plants excrete their waste product out of their body, so it will not affect their metabolic processes. So till then, if you like the video, hit the like button, share it with your friends, comment me in the comment section if you like anything about the video. If you have any doubts in your mind, you can comment me in the comment section. I have given my number in the description box. If you have any problem, you can contact me on WhatsApp there. Till then, take care, be happy. Thank you.